हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। कल का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और स्पेस एक्स ने अपना 10वां सफल परीक्षण किया है स्टारशिप का। मिस्र में आयोजित हुआ ब्राइट स्टार, ये एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, भारत भी इसमें हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी विपुल एम पंचोली और आलोक आराधे, दो जस्टिस को, जो कि दो हाई कोर्ट से थे, ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट से, ये पटना हाई कोर्ट से, इन दोनों को प्रमोट करके सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया है। इंगा रुगिनियने, इनको वे लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसके अलावा मार्च 2030 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना कंटिन्यू रहेगी। 30 अक्टूबर 2025 से गोवा में होगा फिडे विश्व कप 2025 और जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को बनाया अपना नया अध्यक्ष। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में एक बार फिर से सिल्वर मेडल जीते, लगातार तीसरी बार ये सिल्वर मेडल जीते हैं। एडीआर की रिपोर्ट आई है सबसे धनी और सबसे क्रिमिनल मुख्यमंत्रियों को लेकर के। तो सबसे धनी मुख्यमंत्री रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और सबसे ज़्यादा क्राइम केसेस वाले मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में कर लिया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल डाल दी गई है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। रोजाना की डेली, वीकली, मंथली आपको सबको यहाँ पर मिलती है। पीडीएफ वैसे आपको टेलीग्राम पर भी दी जाती है। टेलीग्राम चैनल आपको एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है। रात को 9 बजे, डेली रात को 9 बजे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? ये सड़क सुरक्षा अभियान है। नो हेलमेट नो फ्यूल, नाम से ही स्पष्ट है कि जो हेलमेट नहीं लगाया रहेगा वो, अगर कोई बाइक वाला है जाएगा पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने, तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा अभियान ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कंटिन्यू कर रही है, जिससे अवेयरनेस फैल सके और नागरिकों में एक आदत बन सके हेलमेट लेकर चलने वाली। ये क्या सरकार अपने लिए कर रही? नहीं, ये लोगों की, जनता की सिक्योरिटी के लिए ही कर रही है। जो आए दिन केसेस होते हैं हेलमेट ना लगाए रहने की वजह से एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो एक्सीडेंट का शिकार मतलब हेलमेट की वजह से नहीं, मतलब एक्सीडेंट के बाद उसमें जान माल की हानि ज़्यादा होने की संभावना रहती है अगर हेलमेट ना लगाए रहो तो इसके लिए यहाँ 1 सितंबर से यूपी सरकार अभियान शुरू करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी फ्यूल टैंक्स हैं उन सभी जगह पर यह नियम लागू रहेगा कि हेलमेट लेकर के जाओगे तभी तेल मिलेगा 2 पहिया वाहनों के लिए, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। ठीक है, वैसे 1 सितंबर से 30 सितंबर या कहे सितंबर का पूरा महीना और किस महीने के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे ये पोषण माह के नाम से भी जाना जाता है और पोषण माह के रूप में भारत सरकार इसे सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसमें पोषक तत्वों को खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला, हाल ही में कनाडा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इंडिया और कनाडा के रिलेशन अब सुधरते नजर आ रहे हैं। इस कदम में आगे बढ़ते हुए भारत ने कनाडा में अपना राजदूत और कनाडा ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो भारत ने कनाडा में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है दिनेश कुमार पटनायक को। आप देखिए, इंडिया कनाडा नेम्ड इनवाय सिग्नल टू एंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्पैट, जो पिछले दिनों में, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा उठापटक लगी थी जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर, वो अब सुधरते नज़र आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर में 2024 में भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया था, उनके डिप्लोमेट्स को भगा दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी और मतलब समझ लो निज्जर मर्डर केस को लेकर के ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। अब दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के अगले राजदूत होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और कनाडा में क्रिस्टोफर कूटर को, कनाडा ने भारत में क्रिस्टोफर कूटर को अपना राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, एक दूसरे देशों के बीच में अब संबंध सामान्य हो रहे हैं। दिनेश कुमार पटनायक की बात करें तो ये स्पेन, कंबोडिया, मोरक्को, इनमें सब जगहों पर भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। कनाडा भारत की बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद, विशेषकर दालें और मटर निर्यात करता है।
राजधानी कनाडा की ओटावा होती है, कनाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री हैं मार्क कॉर्नी। मैप में अगर देखना चाहोगे तो कनाडा आपको यूएसए के जस्ट ऊपर दिखेगा, अमेरिका के जस्ट ऊपर ये देश जो दिख रहा है आपको, यही है कनाडा। ठीक है, ये कनाडा है। कनाडा से एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी राजधानी ओटावा होती है, अभी मैंने बताया कि इसका सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर कनाडा का ही है। क्योंकि आप देखो इसके बहुत सारे ना द्वीप है, ये सब इसके द्वीप बहुत सारे हैं, इस वजह से ओवरऑल इसका जो कोस्टल बॉर्डर हो जाता है ये काफ़ी लंबा हो जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाता है। देख रहे हो आप किस वजह से? तो दुनिया में सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर वाला देश कनाडा। भारत में सबसे ज़्यादा कोस्टल बॉर्डर वाला राज्य गुजरात। ठीक है, दोनों याद रखना। अब पिछले दिनों में कौन कौन से राजदूत कहाँ कहाँ पर नियुक्त किए हैं, इनका रिवीजन करते हैं। तो साथियों, अभी सर्जिया गोरे को भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के राजदूत बने हैं। और दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत। जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के राजदूत। अनुराग श्रीवास्तव मॉरिशस में भारत के राजदूत। नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की राजदूत। एसाथ अजीमा भारत में मालदीव के राजदूत। सुभाष प्रसाद गुप्ता सेंट विसेंट में। और बी वन वलानवन्ना ये कंबोडिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की? तो यू स्पेशल बसें कभी एक टाइम पर चला करती थी, काफ़ी फेमस बसें हुआ करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अभी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने एक बार फिर से इसको शुरू करने की घोषणा की है। यू स्पेशल बसें या यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें इसे हैं फुल फॉर्म में, तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रहेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस्ड किया जाएगा और उसके अनुरूप जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए ये बस चलाई जा रही है। पर्यावरण अनुकूल होगी, सुरक्षित होगी और सुविधाजनक होगी। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए लाइफलाइन कही जाती थी यू स्पेशल बसें, काफ़ी लंबे समय से बंद थी लेकिन अब दोबारा से शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना शुरू की है, इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट भी मैंने इसी में ले लिया है, अलग से इसका क्या क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत दिल्ली सरकार क्या करेगी, जो मेधावी छात्र होंगे उनको मुफ्त में लैपटॉप दिए जाएंगे। ठीक है, अगला, हाल ही में कहां पर सुपर गरुड़ शील्ड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास आयोजित किया गया? तो सुपर गरुड़ शील्ड ये हुआ साथियों इंडोनेशिया में। ध्यान रहे, गरुड़ शक्ति जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये गरुड़ शील्ड है। गरुड़ शील्ड वो भी सुपर वाला है ना, तो ये बहुराष्ट्रीय है। वैसे तो इंडोनेशिया अमेरिका ने गरुड़ शील्ड शुरू किया था, लेकिन जब और देशों को जोड़ लिया तो इसे सुपर गरुड़ शील्ड नाम दे दिया। तो सुपर गरुड़ शील्ड ये इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडोनेशिया के जकार्ता और सुमात्रा में हो रहा है। 25 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक ये चल रहा है। 2007 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच। फिर आगे 2022 में सुपर गरुड़ शील्ड नाम करके और भी देश इसे कनेक्ट कर लिए गए, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, इनके समेत 12 देश इसमें अब आ गए और ये सब मिल करके करेंगे ये सैन्याभ्यास। ठीक है, सुपर गरुड़ शील्ड। एक और ज़रूरी बात साथियों, मंथ एंड ऑफर चल रहा है और सिर्फ आज और कल के लिए है। आपके पास आखिरी मौका है, अगर आप कोई ई बुक नहीं ले पाए हो अभी तक, फटाफट से लो। बहुत सारे लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जल्दी जाइए आप भी फ़ायदा उठाइए। चाहे जनवरी से जून की ई बुक हो 6 मंथ वाली, चाहे राफेल की स्टैटिक जीके हो, चाहे रेलवे साइंस स्पेशल हो, चाहे वन लाइनर हो, इनमें से कोई सी भी ई बुक आप लेते हो तो हैवी डिस्काउंट पर आपको मिलेगा, इतने कम प्राइजेस पर, MJT कूपन कोड यूज़ करने पर। ध्यान रहे, पहले आपको प्राइस वहाँ ज़्यादा दिखेगा, जब पे नाउ करने जाओगे तब वहाँ पर MJT कूपन कोड लगाओगे तब आपको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही अगर आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेना चाहते हो हमारा, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ वीडियो कोर्स मिल रहा है। GS सफलता 4.0 बैच देखिए लोएस्ट प्राइस पर है, 249 पे है, इसको आप ले सकते हो। या फिर आप ALP ग्रुप D या सब्जेक्ट वाइज कोई बैच लेना चाहते हो, कोई भी, चाहे विश्व का भूगोल, चाहे इकोनॉमी, संविधान, इतिहास, कुछ भी अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क करें या फिर MJT ऐप पर जाकर MJT कूपन कोड यूज़ करें। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, इसको किसने विमोचित किया?
ये पुस्तक जो है ये लॉन्च की गई है मनोज झा के द्वारा। मनोज झा, अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते होंगे तो इनके बारे में जरूर आपको पता होगा। बिहार के ये पॉलिटिशियन हैं, चर्चित पॉलिटिशियन हैं और राज्यसभा से सांसद हैं मनोज झा। तो इनकी एक पुस्तक आई हुई है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो मनोज कुमार झा की ये पुस्तक है और ये पुस्तक इन्होंने अपने भाषणों से ही इसमें संकलन कराया है। मतलब इनके जो राज्यसभा में भाषण थे, 2 राज्यसभा भाषण, उनके भाषणों का संकलन है इसमें, ठीक है। स्पीकिंग टाइगर के द्वारा प्रकाशन किया गया है। तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। अगला, अगस्त 2025 में किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक बनाया गया? अगर आपको याद हो, पिछले दिनों में गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया था, बताया था मैंने। तो अब यहाँ पर आईएमएफ ने भारतीय को ही चुना है अपना कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन है भारतीय? वो है उर्जित आर पटेल। ये भी नाम आप जानते होंगे। उर्जित आर पटेल जो हैं ये भारत के 24वें गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये 24वें गवर्नर थे। 23वें थे रघुराम राजन, है ना, 24वें ये थे। 25वें थे शक्तिकांत दास और 26वें हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है ना। 26वें संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि वर्तमान में है, ठीक है। संजय मल्होत्रा मैं लिख दे रहा हूं, संजय मल्होत्रा, ठीक है। अगला, तो यहां पर आईएमएफ ने इनको नियुक्त किया है कार्यकारी निदेशक 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। 28 अगस्त को इनकी नियुक्ति हुई है उर्जित आर पटेल को। उर्जित पटेल के ही टाइम पर साथियों 2016 की नोटबंदी हुई थी और 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। तो ये 2 बड़े इवेंट्स इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुए थे, याद रखना, और दोनों ही काफ़ी बड़े थे। इसके बाद इन्होंने हालांकि इस्तीफा भी दे दिया था। अगर आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्म होता है, स्थापना 1944 में हुई थी। सदस्य 189 हैं, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं या प्रबंध निदेशक हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। अगला, हाल ही में कौन सा हॉस्पिटल रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना है? तो रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी करने वाला पहला हॉस्पिटल भारत का बन गया है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। ये नई दिल्ली में स्थित है और इस हॉस्पिटल ने ये इतिहास रचा है, रोबोटिक लेजर सर्जरी किया है, ठीक है ना। रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद का सर्जरी किया है। शॉर्ट फॉर्म में इसे AHRR भी कहा जाता है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। ये नई दिल्ली में स्थित है और इसने ये LI एडेप्टिव मोतियाबिंद उपचार प्रणाली का, जो कि एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। मोतियाबिंद आप जानते हो आँख से संबंधित दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है और उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ब्रिगेडियर SK मिश्रा जो हैं, जो कि सर्जन हैं, इन्होंने एक रोगी पर जो कि 61 वर्ष की हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन पर ये सर्जरी की है, ठीक है, लेजर से। अगला, कंसल्टेंसी फर्म EY के अनुसार भारत कब तक क्रय शक्ति समता या कहें परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो EY ने बताया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार हम लोग 2038 में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये बात ध्यान रहे। ओवरऑल अगर इकोनॉमी देखा जाए जीडीपी के मामले में वो दूसरा होता है, उसका दूसरा आंकड़ा आता है, लेकिन ये परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार देखा जाए तो उसका आंकड़ा दूसरा होता है। उस अनुसार हम लोग 2038 में बन रहे हैं। और आपको एक रिपोर्ट याद हो कि 2075 तक भारत जो है ये अमेरिका को भी पीछे कर देगा और भारत बन जाएगा दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। चाइना टॉप पर रहेगा उस टाइम पर। चाइना यहाँ पर भी टॉप पर बताया गया है 2038 में भी, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भी। अमेरिका पीछे छूट जाएगा और अगर डोनाल्ड ट्रंप यही ऐसे ही रहे तो तब और पहले ही हो जाएगा ऐसा। देखो जीडीपी के मामले में ये आंकड़ा याद रखना, भारत 2075 तक होगा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और 2047 तक या कहें कि 2050 तक ले लें मोटा मोटा, तो जीडीपी के मामले में 2050 तक आते आते हम लोग 2050 तक आते आते चाइना पीछे कर देगा अमेरिका को। तो अमेरिका सेकेंड इकोनॉमी रहेगा, भारत थर्ड तो पहुंच ही जाएगा बहुत जल्दी ही, 2030 तक का अनुमान है। लेकिन
2050 आते आते चाइना टॉप इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की, दूसरा हो जाएगा अमेरिका, तीसरे पर भारत रहेगा। 2075 आते आते अमेरिका और पीछे आ जाएगा, अमेरिका तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, भारत दूसरी और चाइना टॉप पर आ जाएगा, टॉप पर रहेगा ही मतलब, ठीक है, जीडीपी के मामले में। ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग और कई संस्थाओं ने बताया था ये अपना रिसर्च में। यहाँ पर बात हो रही परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि क्रय शक्ति समता, कितनी क्षमता होती है किसकी, खरीदने की, क्रय करने की। तो उसके अनुसार ये रिपोर्ट आई है और इसमें बताया कि 2038 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये देखिए रिपोर्ट है कंसल्टेंसी फर्म ईवाई का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार ये बताया गया कि 2030 तक ट्रिपल पी मॉडल पर अर्थव्यवस्था 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अगेन ये परचेजिंग पावर पैरिटी वाली है, जीडीपी की बात नहीं हो रही यहाँ, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। 2030 तक चाइना वहीं पर 42.2 ट्रिलियन डॉलर की परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ टॉप पर हो जाएगा, ठीक है। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिनांक को विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया? तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अब से 27 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व झील दिवस, या कहें वर्ल्ड लेक डे। आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर ऑफिशियल आपको एक आर्टिकल दिख जाएगा, एक पेज दिख जाएगा वर्ल्ड लेक डे को लेकर के 27 अगस्त के बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है कि अब से 27 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इसका जो संकल्प है, ये संकल्प संख्या है, इसके माध्यम से इन्होंने अनाउंस कर दिया है और अप्रूव कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? झीलों का संरक्षण। झीलों के संरक्षण के लिए आप ऑलरेडी जानते हो कि रामसर कन्वेंशन वगैरह वाला चलता ही है, जो कि 2 फरवरी को हुआ था। 2 फरवरी को 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था ना, रामसर में, रामसर जो कि ईरान का शहर है, यहाँ पर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों का कन्वेंशन हुआ था, आर्द्र भूमि का सम्मेलन हुआ था, और इसी के बाद से रामसर साइट आने लगी, ठीक है। भारत में, एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत में है। अच्छा, एक चीज़ और, तो वो तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं, वो भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, लेकिन स्पेशली झील के संरक्षण के लिए अब ये झील दिवस मनाया जाएगा 27 अगस्त को। भारत में अगर झीलों के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? आप जानते हो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर का सबसे ताजे पानी की या सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे खारा पानी होता है सांभर झील राजस्थान का। लेकिन अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि है ओडिशा में, और यही फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया रही थी, ठीक है। तो सांभर झील सबसे खारा पानी, सबसे मीठा पानी वुलर झील जम्मू कश्मीर, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो दिव्यांग होंगे या पूर्व सैनिक रहेंगे उनको 1% की छूट मिलेगी, एक्स्ट्रा छूट मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी पर। स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है? जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो सरकार जब रजिस्टर कराने जाते हो तो स्टाम्प लगता है, सरकार जिस पर मतलब अथराइज करती है, हाँ ठीक है अब अप्रूव हो गया कि ये तो ज़मीन तुम्हारी होगी, तो वो स्टाम्प ड्यूटी सरकार को देना पड़ता है। सरकार ने कहा कि 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर, अगर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी कोई लेता है, कोई दिव्यांग हो या कोई पूर्व सैनिक हो, तो उसे 1% तक का स्टाम्प ड्यूटी पर छूट लगेगा। 1 करोड़ का 1% क्या हुआ? 1 लाख हुआ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी पर। अच्छा, अभी अगर याद हो तो कुछ दिन पहले ही इन्होंने महिलाओं को लेकर के भी यही अनाउंस किया था कि अगर कोई महिला खरीदती है प्रॉपर्टी अपने नाम पर तो उसको भी 1% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये अब हो गया महिलाओं, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों, तीनों के लिए हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये अनाउंसमेंट है। तो छूट की सीमा 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर है, और पहले ये केवल महिलाओं को था, अब इनको भी जोड़ दिया गया। 20,000 रुपये से अधिक की रजिस्ट्री फीस पर ई पेमेंट अनिवार्य होगा, ये भी बताया गया है। और शुरुआत में 5 जिलों पर, धीरे धीरे ओवरऑल यूपी में इसे अप्लाई किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपको बेसिक चीज़ें पता है, नहीं पता है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। कई बार मैं बता चुका हूँ तो रोज़ रोज़ बताने का कोई मतलब है नहीं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो की PDF फाइल जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर अपने मिलेगी डिटेल के साथ।
आप MJT एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मैंने छोड़ दिया है। और हाँ, लास्ट में जाते जाते अगेन मंथ एंड ऑफर चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाइए। कोई भी ई बुक आपको अगर छूट गई है, जिसको नहीं ले पाए हो, तो जाओ फटाफट से इसको ले डालो। इसके अलावा लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था BCCI के वर्तमान सचिव कौन है, तो देवजीत सौकिया हैं। चैट GPT की निर्माता कंपनी ओपन AI के CEO कौन है, तो सैम अल्टमैन है। इनका कुछ लोगों ने तो ये सभी चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था, आप भी कोशिश किया करो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने को, ठीक है। आज आपको क्या बताना है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है इस बार की। इसके अलावा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले BR गवई किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन अभी कल NTPC के एग्जाम में पूछा गया। BR गवई किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस बनने से पहले। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ जब भी कोई जस्टिस होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट में 2 गए, आलोक आराधे और विपुल, तो इन दोनों ने, ये 2 कहाँ से थे, महाराष्ट्र से और पटना से। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया, सोचो। इसीलिए कहता हूँ जो बीच का डिटेल रहता है वो इसको भी ध्यान से पढ़ा करो। अभी कल ये NTPC एग्जाम में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ये जो थे BR गवई, ये कहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कमेंट करके आंसर बताइएगा, मैं तो आपको कल बताऊंगा ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑफर का फ़ायदा उठाइए, अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।